नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज एक अत्यंत अफसोसजनक और दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। सनी लियोनी और मिया खलीफा और उनकी टीममेट ने आज घोर निराशा व्यक्त किया है। नोबेल का शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न मिलने से उनके मन में भारी अक्षोभ है। उन सबका कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाता तो हमें भी हौसला बढ़ता और हम संयुक्त राष्ट्र से अपने लिए पवित्रता का प्रमाण पत्र मांगने का अधिकारी होते और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था हमको चारित्रिक पवित्रता का प्रमाण पत्र देती, मतलब प्योरिटी ऑफ सेंसिटिव। लेकिन सनी लियोनी, मिया खलीफा औरों का नाम नहीं जानता, जो और लोग हैं, मतलब उनकी तो बड़ी तादाद है, बहुत भीड़ है। इन सब में भारी निराशा है। लेकिन बुरा हो नोबेल के शांति पुरस्कार देने वाले ज्यूरी का, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप में शांति नहीं दिखी। जिसने भी अशांति करने का प्रयास किया बम का मुंह फोड़ दिया, और जो लोग शांति बने रहने का प्रयास किया उनके हाथ बम का तोहफा छोड़ दिया। इतने होनहार व्यक्तित्व के अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल न देना, मैं समझ रहा हूं कि यह अनुचित ही है। क्योंकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल न दिया जाए तो फिर तो, क्योंकि अमेरिका की धरती पर एक ऐसा देश है जो अगर कहीं है मतलब वहां अशांति या तो आएगी या आ चुकी होगी। हमारे गांव में एक हंसी का कहावत है, जोक है, मतलब कि बड़ी देर से तकरार हो रही थी। बहुत देर देखने के बाद मारपीट तब शुरू हुई जब आकर के मैंने बहुत समझाया। तब इन लोगों ने कत्ल और हाथ काटने का प्लान बनाया और जाकर के हाथ कटे, गर्दन कटे, गोलियां चली और दोनों तरफ से कुछ लोग मारे गए। यह मेरे समझाने के प्रयासों से हुआ, नहीं तो ऊंची ऊंची आवाज में बात तो कई दिनों और कई घंटों से चल रही थी। यह सेम अमेरिका पर लागू है। खैर, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो मेरे तरफ से बधाई के पात्र हैं, और जितने लोग सही में शांति का प्रयास कर रहे हैं वो लोग करते रहे। नोबेल वाले जूरी किसी के दबाव में काम नहीं करते, यह आज प्रमाणित हो गया। अब एक बात और प्रमाणित होना है कि बिहार की प्रबुद्ध जनता किसको अपना मसीहा मानती है, किस पर भरोसा जताती है। मेरा मानना है, मेरा मांग है, मेरा प्रश्न है, मेरा विचार है। मैं ये जानना चाह रहा हूं और ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आखिर राजनीतिक दल के लोगों को कोई भी चुनावी वादा करने का आधार क्या है, इस पर तो चर्चा हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कहे कि आप मुझे वोट दीजिए, हम चांद पर प्लॉट देंगे आपके लिए और सैटेलाइट से आपको वहां भिजवाएंगे, जैसे हमारा ये एयरफोर्स का पायलट गया था। कुछ तो आधार हो। मैं मुख्य विपक्षी दल के पहले पक्ष की बात करता हूं। नीतीश कुमार ने बहुत सारे वादे कर दिए, 10-10 हजार रुपया सारी महिलाओं को खाते में डाल दिया, और भी कई काम किया। मुफ्त की योजनाओं का पिटारा, जिसका वो आमतौर पर विरोध करते थे, जिसका मैं समर्थन करता था, अब वो उसी रंग में रंगे। भाई तू मुफ्त देगा तो मैं भी मुफ्त दूंगा, भाड़ में जाए बिहार की अर्थव्यवस्था, आर्थिक हालात। कल ये सोमालिया बन गया, क्या फर्क पड़ता है? कल ये श्रीलंका बन गया, क्या फर्क पड़ता है? हम तो वोट के लिए सस्टेन करेंगे, क्योंकि इस देश को बर्बाद करने के लिए बोला जाता है ना कि अंजाम बर्बादी गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हर साख को उल्लू बैठा है। मतलब एक ही उल्लू गुलिस्ता को बर्बाद करने काफी है, और हर साख पर उल्लू हो तो उसका क्या होगा? राजनीति में एक ही आदमी था जो बर्बाद के लिए काफी था, लेकिन अब सभी लोग अगर बर्बाद के ही विषय में सोचने लगे हैं तो फिर उस देश का क्या होगा? हम सिर्फ अफसोस करते रह सकते हैं, निराशा हो सकते हैं, लेकिन मेरे एक आदमी के सोचने से क्या होगा? मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के होनहार युवराज तेजस्वी ने कई करोड़ लोग नहीं, सभी को रोजगार देने का बात कहा है। अब अगर तेजस्वी को बिहार की जनगणना में बता दो तो
वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि 8वीं पास आदमी कितना समझ पाएगा। ये उसके शब्दों में कि मैं 9वीं फेल हूँ, मतलब 8 तक पास कर गया है। लोग 7वीं 5वीं कहते हैं। उसने रजत शर्मा के कार्यक्रम में कहा है, तो मेरे ससुराल मेरे ननिहाल का जो उप मुख्यमंत्री कभी रहा है और मुख्यमंत्री बनने की सपना देख रहा है, हम उस पर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं वो 9वीं फेल है, 7वीं नहीं, हम वही मान लेते हैं। तो 9वीं फेल आदमी को उतनी गणित क्या आएगी, मुझे लग रहा है कि नहीं आएगी, तो मैं एक्यूरेट फिगर नहीं बताता हूं। लेकिन आप सब तो पढ़े लिखे समझदार हैं। बिहार में जितने लोग हैं सभी लोगों को रोजगार, और 2 साल में रोजगार का वादा नहीं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि उतना किस में रोजगार लगाएगा? कहीं वो छिनताई बलात्कार अपहरण वाले को तो सरकारी नोटिफिकेशन में नहीं कर देगा कि अब आज से छिनताई को सरकारी नौकरी मानी जाएगी, आज से अपहरण को सरकारी नौकरी मानी जाएगी, एक नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री कर सकता है क्या? उसको तो नहीं कर रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के अंतर्गत जो जो नौकरियां आती हैं उसकी एक कोटा है। राज्य सरकार में पुलिस आती है, बिहार में पीएससी नहीं है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट आता है, शिक्षा डिपार्टमेंट आता है, और सचिवालय आता है, ग्रामीण विकास आता है। इन सब में कितने लोग बैठाए जाएंगे? उन लोगों के बैठने के दफ्तर हैं क्या? यहां तो बाढ़ के थोड़े से पानी आ गया तो स्कूल में तक पानी चला गया, कलेक्ट्रेट और पुलिस का सारा फाइल बह गया, तो उनके बैठने का तो जगह नहीं है, तो बाकी लोगों को कहां खपाएगा? तेजस्वी औरतें से ये कोई पूछ रहा है क्या? लेकिन उसने माई बहन योजना को पैसा देने की बात कहा है। जितने लोगों की बात करें उतना रुपया भी बिहार सरकार के बजट में नहीं है। मैं फिगर पे नहीं जा रहा हूं, मैं उस बात क्यों उठा रहा हूं कि आखिर तेजस्वी से कोई आकर के पूछे कि भाई आपका बजट कहां से आएगा, आप रोजगार किन किन महकमे में देंगे और उनका लिमिटेशन क्या है। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, तो हम 25 करोड़ लोगों को अगर रोजगार देंगे तो 25 करोड़ पुलिस लग जाएगा, तो बैठेगा कहां पुलिस? 25 करोड़ टीचर लग जाएगा तो स्कूल कहां है? 25 करोड़ डॉक्टर लगेंगे तो डॉक्टरी का शिक्षा कहां है? आखिर एक आदमी को रोजगार देने के लिए उसका विशेष ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबको पुलिस में दे देंगे उनको भी साल भर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो अगर सभी लोग पुलिस में जाए तो बाकी लोग जाएंगे, इनको बैठने के लिए थाना कहां है? टीचर के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि कितने लोगों ने पढ़ाई की है, कितने लोगों ने पढ़ाई करके टीचर की पात्रता प्राप्त किया है। इन सब का चर्चा का खाका क्या तेजस्वी के पास है? और इन पर बहस क्यों ना हो कि भाई आप जो देखिए, चुनावी वादा करना बुराई नहीं है, लेकिन उसको फुलफिल कैसे करेंगे यह बताना तो जरूरी है, अनिवार्य है कि भाई जो मैं ये कह रहा हूं वो मैं यहां से ले आऊंगा और यहां दूंगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि यह काम सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने किया था। उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि इतना करोड़ रुपया में बालू में जो कमीशन जाता है मैं वो ले लूंगा, इतना करोड़ हो गया, इतना करोड़ रुपया जो सरकारी कमीशन में घुस जाता है मैं उतना, वो करके इतना फिगर बता दिया कि मुझे लगा कि अब शायद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वापस लड़ाई लड़ेंगे कि मुझे तुरंत पंजाब में सम्मिलित किया जाए। मुझे एक साजिश के तहत बाहर कर दिया गया था, हम दोनों एक ही लोग थे। जब आपको पता हो हिमाचल और हरियाणा पंजाब का ही भाग था, वो बाद में जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना और बिहार से झारखंड बना, उसी तरह से हिमाचल और हरियाणा अलग राज्य बने। मुझे डर था कि कहीं ये दोनों राज्य आंदोलन न कर दें कि हाँ मुझे पंजाब में लिया जाए, क्योंकि जितना बजट अरविंद केजरीवाल बताया था उसमें हरियाणा हिमाचल के साथ साथ दिल्ली का भी खर्चा चल जाता, उसके बाद भी कुछ सरप्लस पैसा होता दारू के लिए उसका। लेकिन उसी के कन पर सारे पंजाबियों ने उसको वोट दे दिया, क्योंकि वो साफ साफ बता रहा था इतना 1000 करोड़ तो सरप्लस है, मैं विचार करूं इस रुपए का क्या करूं, मैं पंजाब के महानतम जनता से पूछूंगा कि इस पैसा का क्या किया जाए, आपके दारू के लिए दे दिया जाए उत्तर पंजाब बनाने के लिए कि और कोई विकल्प हो। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि जिस दिन पंजाब की सरकार बनी उसके अगले ही दिन वहां का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भारत के प्रधानमंत्री के पास आया और कहा कि राज्य सरकार का खजाना खाली है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने का नहीं, आप मदद कीजिए, पहला एक 10,000 या 50,000 करोड़ का तो तुरंत मदद कीजिए। और आकर के टीवी में बोला समाचार चैनल पर कि माननीय प्रधानमंत्री से मैंने पंजाब के लिए देखा है, अब देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पंजाब की जनता की कितने हित है। उल्टे प्रधानमंत्री ला दिया कि प्रधानमंत्री को पंजाब की जनता की कितने हित है और पंजाबियों को करना चाहते हैं कि नहीं। भाई प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर दें, ये सारा वादा कर दें। वो जो बालू से कमीशन आने वाला था उसका क्या हुआ?
उल्टे बालू और शराब का कमीशन इसके अपने नेता चालू कर दिए जो जांच में आए थे और पकड़े भी गए थे, जेल में है। इन सब बातों का पहले आ गया है, तो अब इनसे ही पूछा जाएगा बिहार के लोगों से कि क्या होगा। इन सब बातों से पहले कांग्रेस पर शासन कर लेते हैं। कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में 500 रुपए में सिलेंडर और पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कही थी और सरकार का शपथ लेते ही उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब हिमाचल में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है और पुरानी पेंशन पर चर्चा शुरू हो गई है। अभी वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, सिर्फ कह देने मात्र से हिमाचल प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का तनख्वाह अभी कई दिनों से नहीं मिला है। वो भी प्रधानमंत्री चाहे थे कि मुझे मदद करिए, मेरे कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। यह हाल है। तो एक तरफ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी सब वादे किए थे और हिमाचल की जनता ने वोट दे दिया। जब सरकार बनी तो केंद्र सरकार के पास पैसा मांगने के लिए आ गए। यह बिहार के प्रबुद्ध जनता को बताना पड़ेगा, और कौन बताएगा। मीडिया तो योगी जी का बुलडोजर दिखा रही है, कुछ दिखा रही है, इन सब कंक्रीट बातों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम जैसे लोगों को कितने लोग सुनते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रम में हमारा कितने मंच मिलेगा जहां हम बोल पाएंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी आवाज बने और जहां हो वहीं इस बात का माउथ मीडिया में चला दीजिए कि आपने यह वादा किया है, उसको पूरा कहां से करेंगे, इसकी बजट कहां से है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और इसके इम्प्लीमेंटेशन करने का एक्ट कैसे बनेगा। क्योंकि कई चीजें एक्ट में चेंज करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप टीचर ही भर्ती कर देंगे तो टीचर क्या कहेंगे कि भाई जो आदमी आया है वो अनपढ़ है, अंगूठा लगा रहे हो, जाकर टीचरी करने लगे। सबको चरवाहा विश्वविद्यालय में भेजेंगे का, जिसका पिताजी ने खोला था। क्योंकि फिर चरवाहा में तो फिर चराने की विद्या है और चराने के लिए विद्या की जरूरत नहीं, तो क्या वो उसको नोटिफाई करेंगे। क्योंकि आप टीचर बनाएंगे तो बिहार में कितने लोगों ने बीएड एमएड किया है, जो टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट टीटीसी या बीटीसी कुछ कहते हैं, वो किया है क्या, और कितने लोग पढ़ाना जानते हैं। क्योंकि जो आपने ट्रेंड टीचर भर्ती किया है, वो एक समाचार चैनल पर समाचार वाले ने पूछा था कि भाई आप कौन से क्लास में पढ़ाते हैं। जी मैं मैट्रिक में पढ़ाती हूँ। अच्छा मैट्रिक में, हाँ तो ठीक है, संडे मंडे लिख दीजिए। तो उसने लिखा SN सन MN मन ट्यूजडे कल का ट्यूजडे, मतलब उसको संडे मंडे ट्यूजडे का स्पेलिंग नहीं आ रहा था अंग्रेजी में। तो उसने बोला कोई बात नहीं, हिंदी में लिख दीजिए। तो उसको रविवार सोमवार मंगलवार हिंदी में भी लिखने आया। बोला चलिए दिन आपको अच्छा नहीं लगा, महीने का नाम बता दीजिए। तो जनवरी फरवरी मार्च उसको एक तो पर सीरियल में कहने नहीं आया। उसने बोला जनवरी मार्च अप्रैल मई अगस्त नवंबर दिसंबर फिर फरवरी। उसने 12 महीने का नाम सीरियल से नहीं रखा और ना हिंदी में रखा, नहीं मगर 10वीं की पढ़ाती थी और समाचार चैनल ने लाइव दिखाया था और वो महिला ही करने लगी। उसके बाद हेडमास्टर साहब के यहाँ गया, बोला जी बताइए कि आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है। बोला जी तेज प्रताप। और राष्ट्रपति तेजस्वी। उपराष्ट्रपति लालू जी। चीफ जस्टिस कौन है, राबड़ी जी। क्योंकि वो राबड़ी लालू जैसे आगे बोला ही नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, टीवी पर आया हुआ है, उसका आया। तो एक तो पहले से होता होनहार टीचर भर्ती कर रखा है आपने, तो बाकी को इसी तरह से भर्ती करेंगे क्या। इन सब विषयों पर विचार होना चाहिए। क्योंकि देखिए अनाप शनाप वादा से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और मतदान कर देते हैं, और मतदान के पास उस राज्य के कर्मचारियों को तनख्वाह देने की पैसा नहीं होती और लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके बाद भी लोग दूसरे राज्य में उसी का झूठ स्वीकार कर लेते हैं, पिछली वाली बात नहीं पूछते हैं। आज भी बिहार में कांग्रेस जाएगी तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई आप हिमाचल प्रदेश में वादा किए थे वो पूरा नहीं किए, और ऊपर से पैसा मांगने के लिए केंद्र के पास आ गए, तो यहां कैसे करेंगे। मेरा आज मुद्दा यही है कि सबसे तो पहले अगर कोई मुद्दा उठे तो वो कैसे पूरा हो, इस बात का भरोसा पर चर्चा हो। देश की जनता ये क्रॉस वेरिफिकेशन करे कि भाई यह बात कह रहे हैं तो इसका आधार ये है और ये इस आधार के तहत ऐसा हो सकता है, संभव है या नहीं। दूसरा कि चुनाव आयोग ने कई चीजों में सुधार कर दिया है। जैसे पहले ये नहीं पता था कि कौन अपराधी है, कौन कितना केस है, तो यह सब चीजें कर दिया है। चुनाव आयोग को चाहिए कि एक और जरूरी मुद्दा लगा दे कि आपको 3 अखबारों में कम से कम, एक राष्ट्रीय और 2 दैनिक और एक लोकल भाषा में, जैसे कोई अखबार भोजपुरी में छपता होगा, कोई उर्दू में छपता होगा, कोई संस्कृत में छपता होगा, मैथिली में छपता होगा, अंगिका में छपता होगा,
उसमें फुल पेज का एक विज्ञापन दीजिए, पैसा आपको बेशक राज्य सरकार के कोष से लीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। और जिस तरह से डे बुक होता है ना, एक तरफ बैलेंस शीट आता है और एक तरफ बैलेंस शीट में खर्च होता है। अगर हालांकि कितने लोग जानते होंगे डे बुक बोलते हैं उसको, अकाउंट का लोगों को पता होगा। बाएं पेज और दाएं में, बाएं पेज में आता है मनी रिसीव फ्रॉम बैंक, मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर, मनी रिसीव फ्रॉम फैब्रिकेटर, मनी रिसीव फ्रॉम सो एंड सो एंड सो, और नीचे आता है 2 करोड़। उसके बाद खर्चा होता है मनी गोज टू सैलरी, मनी गोज टू पेट्रोल फर्चा, मनी गोज टू फलाना फलाना फलाना, अकाउंट पे टू फलाना फलाना। तो ये डे बुक होता है, एक तरफ आता है एक तरफ जाता है, और शाम को उसका बैलेंस शीट बना करके 2 करोड़ आया था, 1 करोड़ 3 लाख खर्चा हो गया, बाकी बैलेंस ही केप्ट इन कैशियर। ये लिख के जाता है, रोज रोज डे बुक मेंटेन होती है। फिर अगले दिन डे बुक में कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 93 लाख रुपया फ्रॉम यस्टरडे, और आया गया, ये होता है। तो उसी तरह के विज्ञापन एक पन्ने का छपे कि चांद पर प्लॉट दूंगा और सैटेलाइट के माध्यम से जाने का खर्चा यह है और इतने लोग जाएंगे, सब लोगों को ये वो दूंगा, इसका आधार ये है, फाइनेंस यहां से आएगा और ये बजट है। तो कम से कम लिखित में रहेगा तो उसके मन में एक भय होगा कि अखबार के कतरन कोई भी रख सकता है। और दूसरा ये लिखा जाए कि अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं तो आपकी पार्टी और आपके पार्टी से चुनाव लड़ने वाले सभी लोग और उसके पूरे परिवार मतदान से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि आप मतदान के चुनाव में लड़ने के योग्य नहीं है, क्योंकि आपने सफेद झूठ बोला है, लोकतंत्र को धोखा दिया है, जनता के साथ धोखाबाजी किया है। इस तरह का कोई चुनाव है कर दो, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों लोगों को फायदा है, और चुनाव आयोग इन्हीं तीनों लोगों के माध्यम से चुनी जाती है। क्योंकि चुनाव आयोग को भी तो रिटायरमेंट के बाद आलिशान नौकरी चाहिए, एक शानदार पैकेज चाहिए। देश हित में किसको इंटरेस्ट है और देश हित पड़ी किसको है। मित्रों, एक और बात, एक और दुखद न्यूज है बिहार से। बिहार में दूसरा केजरीवाल उतर चुका है, नाम है जनसुराज का प्रशांत किशोर। उसने जो पहली लिस्ट जारी की है वो सेम टू सेम केजरीवाल जैसा है। आज प्रशांत किशोर ने ठीक, मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे केजरीवाल बोल रहा हूं, टीवी वालों को बोल रहा था कि एक भी लिस्ट में कोई भ्रष्टाचारी है क्या, एक में लिस्ट में कोई व्यभिचारी है क्या, आईएएस पीसीएस और वकील जैसे वरिष्ठ लोग हैं। ठीक केजरीवाल यही बोलता था कि मैं खाता खाली छोड़ दूंगा लेकिन दागदार उम्मीदवार नहीं रखूंगा। और बाद में पता बोला कि छांट छांट कर रखे हैं, और सही में 17 छांटे मिले थे। कोई बलात्कारी था, कोई व्यभिचारी था, कोई फर्जी डिग्री वाला था, कोई गुंडा था। 17 के 17 उसके इसी तरह के थे, और आधे जेल यात्रा करके आए हैं और आधे का जेल जाना बाकी है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने ठीक अरविंद केजरीवाल वाला राह अपनाया हुआ है, और वो वही कह रहा है जो केजरीवाल कह रहा था। केजरीवाल भी बहुत लोगों को अपने बातों से प्रभावित किया था, और प्रशांत किशोर भी प्रभावित कर रहा है। हमको इस बात का डर है कि बिहार को नया केजरीवाल मिलने वाला है। होशियार रहने की जरूरत है। कोई भी आदमी बढ़िया कर सकता है, मुझे किसी के दिल में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है कि मैं किसी में घुस के देखूं कि पीके की नियत केजरीवाल जैसा है कि नहीं है। लेकिन पांव चलता है तो पता चलता है कि किधर जा रहा है, और यह केजरीवाल की तरफ जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। वीडियो बंद करने से पहले 2 महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि यह नेता नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको इसमें असुविधा है। यह आप कहेंगे जब चुनाव हो, घोषणा पत्र जारी हो, नेता आपके पास वोट मांगना है। एक वही मौका है जब सितारे जमीन पर होते हैं। बाकी टाइम में तो कुत्तों से सावधान, और मिलने का टाइम 5 से 6 के अलावा आपको कुछ नहीं दीदार होता है। विधायक जी जब चुन के चले जाते हैं, आप उनके लखनऊ पटना वाले आवास में जाइएगा तो मेन गेट पर लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान, मिलने का टाइम 5 से 6 साय प्रतिदिन, अगर माननीय जी आवास में है तो। या सब पे लिखा होता है, क्योंकि हम लोग तो इन लोगों के आते जाते रहते हैं। एक हमारा मित्र था, गलती से मंत्री बन गया, उसके अभी लिखा था तो हंसी मजाक हम लोग करते थे, हमारे साथी था। तो हमने बोला अबे वो पहले तो तू आदमी हुआ करता था, कुत्ता कब बना? तो भी हमसे भी था, बोला यार कुत्ता बने तो अभी तो मंत्री बन पाए, आदमी तेरे से तू तो आदमी है, कहाँ बन पाया? तो आप ध्यान रखिएगा कि विधायक जी को चुन के भेजिएगा तो पटना में यही लिखा मिलेगा, कुत्तों से सावधान और मिलने का टाइम 5 से 7। लेकिन चुनाव के टाइम में आपको अनलिमिटेड टाइम मिलेंगे। कई बार चुनाव आयोग कहते हैं कि आप समय से ज्यादा मैदान में रहे हैं, आप पर आचार संहिता का केस लगता है। उस वक्त आप पूछिएगा कि माननीय नेताजी, ये जो बिहार के सभी लोगों को रोजगार देने की आपकी पार्टी ने जो घोषणा किया है, उसका पैसा कहाँ से आएगा और वो किन किन रोजगार में समाहित होंगे? क्योंकि शिक्षा तो सभी ने साधारण MSc BSc किया हुआ है,
और नौकरी के लिए तकनीकी योग्यता का आवश्यकता है तो क्या करेंगे? बेवकूफ बना रहे हैं या कोई मापदंड है? एक बार जरूर पूछिएगा कि नेताजी आपने सभी लोगों को दागदार और चोर बेईमान कह दिया है। आपकी जो आलिशान टेंट गड़ी हुई है वह, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ आदरणीय पेनमेंट द्विवेदी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसी की बात कर रहा था कि आपने सबको अशोक चौधरी चोर है, मंगल पांडे चोर है, जायसवाल चोर है, आपने कह दिया। आप अभी कुछ भी नहीं है और बिहार में सबसे महंगा चुनाव प्रचार आपका चल रहा है। कई लाख का आपका टेंट का किराया है और आप 2 मिनट के हगने मुतने के लिए कई लाख की वेटरनिटी वैन लेकर के घूम रहे हैं। तो यह कहां से आ रहा है? कोई यह नहीं पूछ रहा कि मान लीजिए कि मंगल पांडे मंत्री रहा है तो हो सकता है उसको कुछ कमीशन मिल गया हो, नेता रहा है कई दिनों से, अब तो कुछ भी नहीं थे और सलाहकार के रूप में किसी ने 1 नंबर में आपको पैसा नहीं दिया, ना मोदी ने, ना मायावती ने, ना नीतीश ने, ना पंजाब सरकार ने। कहीं से आपने कोई पैसा नहीं लिया है क्योंकि आपने कहा है कि हम तो सलाह देते हैं और यह मुफ्त है। तो यह महंगा टेंट कहां से आ रहा है? किसने चंदा दिया? और अगर कोई चंदा दे रहा है तो क्या है? और अभी आप कुछ भी नहीं बने और विदेश के राजदूत आपसे मिलने के लिए क्यों आई? यह क्या कहता है? जिस तरह से केजरीवाल को विदेशी फंडिंग मिलती थी देश के लोकतंत्र का नाश करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षय करने के लिए, क्या आप उसके अगली कड़ी है? जरूर पूछेगा क्योंकि यह देश आपका है, यह प्रदेश आपका है। इनका क्या? ये तो झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, जैसे श्रीलंका वाला चला गया, जैसे बांग्लादेश वाला चला गया, जैसे नेपाल वाला को जाने तो लोग नहीं दिए लेकिन कूटा गया। तो इनकी तो हंस वही होगी, लेकिन आपका क्या होगा? नेपाल वाले अपने कर्म पर रो रहे हैं, श्रीलंका वाले अभी तक सिसक रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान की क्या कहें? तो सोचिएगा कि 140 करोड़ की इस आबादी को कौन मदद कर पाएगा? कोई नहीं सिवाय आपके। तो विचार जरूर करिएगा और अपना अकल लगाइएगा, किसी का बहकाव में ना आइएगा। इन्हीं निवेदन के साथ मैं राकेश पवार आप सबको साथ प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और बिहार के चुनाव में बिहार की प्रबुद्ध जनता विवेक का इस्तेमाल करे, किसी विशेष व्यक्ति के बहकावे का इस्तेमाल में ना आवे। धन्यवाद।